अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल विनोद अकेडमी। तो आज हम लोग स्टूडेंट्स का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एज यू नो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पेपर्स में जो है वो टोटल 20 नंबर एमसीक्यूज के पहले आते हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के जो स्टीशियोमेट्री से रिलेटेड हमने चैप्टर पूरा पढ़ा है, इसके कैलकुलेशंस किए, इससे रिलेटेड आज हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो कि आपकी बुक की एग्जांपल्स में गिवन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज आपके पास, if the volume occupied by oxygen gas at STP is 44 decimeter cube, the number of molecules of oxygen in the vessels are, ये ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो देखें डेटा बना लेते हैं हम कि हमें गिवन क्या क्या है। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन है वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, नंबर फर्स्ट एमसीक्यू है, सिर्फ वॉल्यूम गिवन है हमारे पास, जो क्या है 44 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, हमें मालूम करने के लिए क्या कह रहा है कि इस 44 डेसीमीटर क्यूब के अंदर 44.8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। ठीक है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। अब आपको एक बात मैं बताते चलूं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला होता है, ये आपने पढ़ा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na मल्टीप्लाई बाय n, where Na is the Avogadro number, where n is the number of mole। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस गिवन वॉल्यूम की मदद से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और Na की वैल्यू मुझे पता है तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकालूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम वॉल्यूम कैसे निकालते थे, हमारे पास होता था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला। जब हमें कोई वॉल्यूम दिया जाता था तो होता था वो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.414, याद है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 44.8 लिखेंगे, 44.8 डिवाइडेड बाय 22.414। तो 44 को जब मैं 44.8 को जब मैं 22.414 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 2 मोल्स। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है 2 मोल्स। तो मेरे पास अब यहाँ पर मोल्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर 6.02 एक्सपोनेंट 10 raised to the power 23 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब हम 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 23 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आंसर आएगा 12.04 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 23। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर बेस्ट फिट जा रहा है, तो पार्ट सी आपका इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ शुगर C12H22O11 आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, आपको कह रहे हैं कि अगर हमारे पास शुगर है, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22 और O11। तो इस शुगर के मॉलिक्यूल के अंदर, शुगर के मॉलिक्यूल के अंदर अगर 1 मोल ऑफ शुगर है, 1 मोल ऑफ शुगर अगर मौजूद है तो इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने होंगे। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इसके अंदर। तो हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। देखें यहाँ पर कार्बन आइटम्स हैं कितने, 12। ठीक है, 1 मोल में कितने होते हैं आपको पता है 6.02 एक्सपोनेंट 10 raised to the power 23। तो सिंपल हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 23 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। जो भी नंबर गिवन होगा यहाँ पर या किसी भी फॉर्मूले के अंदर, उसके नंबर ऑफ आइटम से हम अगर एवोगाड्रो नंबर को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास नंबर ऑफ दैट आइटम जो है वो रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर जो है कौन सा है, 6.02 को जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 12, 72 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 23, 72 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 23 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इन द रिएक्शन 2Na, रिएक्शन लिख देता हूं पहले में, 2Na प्लस 2H2O gives 2NaOH plus H2। ठीक है, अब रिलेशन किसका है ये देखते हैं सवाल में कि if 23 ग्राम ऑफ सोडियम, if 23 ग्राम ऑफ सोडियम reacts with the excess of water, ठीक है, the volume of hydrogen gas H2 gas liberated at STP should be डैश। ठीक है, तो मास इनटू वॉल्यूम रिलेशनशिप, कौन सा रिलेशनशिप है, मास इनटू वॉल्यूम। तो आपको याद होगा हम सिंपल क्या कहते थे, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप लगाते थे
और इसकी मदद से हम सवाल को सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर एक और अगर शॉर्ट हैंड मेथड देखें तो यहाँ पर 2 मोल जो है 2 moles of sodium gives 1 mole of hydrogen, ऐसे ही है, ठीक है। तो अगर मुझे 1 मोल चाहिए तो मैं यहाँ पर 1 को डिवाइड कर दूंगा 2 से, ठीक है। 1 को डिवाइड किया 2 से तो 1 मोल का आंसर आ गया 0.5 मोल्स, ठीक है। अब मुझे सवाल में गिवन कितना है 23 ग्राम, कितना गिवन है 23 ग्राम। तो हम 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 23 से, 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 23 से, क्योंकि मुझे 23 ग्राम के लिए चाहिए। तो मेरे पास आंसर आएगा पार्ट 3 का 11.2 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Which of the following sample of a substance contains the same number of atom as that of 20 ग्राम कैल्शियम। देखें 20 ग्राम कैल्शियम के पास जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ये कह रहे हैं कि नीचे दिए गए ऑप्शंस के अंदर किसके पास इसके इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सारे के सारे ऑप्शन। 16 ग्राम सल्फर, 20 ग्राम कार्बन, 19 ग्राम पोटेशियम एंड 24 ग्राम मैग्नीशियम। तो देखें 20 ग्राम कैल्शियम, ठीक है। अगर 20 ग्राम कैल्शियम को आप देखें तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 40, कितना होता है 40 AMU, ठीक है। अब ये 40 का हाफ है, क्या है 40 का हाफ। तो इसका मतलब ये 20 AMU है या ग्राम मोलर मास गिवन है। तो 20 के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 6.02 एक्सपोनेंट 10 टू द पावर 23 के हाफ हो जाएंगे, ऐसे ही। जब 40 के अंदर इतने होते हैं तो हाफ के अंदर डिवाइड हो जाएगा 2 से। इन द सेम वे हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा एटम यहाँ पर ऐसा है जिसके हाफ जो है वो ग्राम गिवन है या मोलर मास गिवन है। तो आप देखें सल्फर 32 ग्राम होता है तो इसका हाफ 16 ग्राम। तो आई थिंक कि ये इसका राइट आंसर होगा, लेकिन हम मजीद ऑप्शन भी देखते हैं। कार्बन होता है 12, इसका एटॉमिक मास, तो हाफ इसका 6 हो गया, इसका मतलब ये आंसर होगी। पोटेशियम 39 होता है, कितना होता है 39, तो इसका जो हाफ बनेगा वो तकरीबन बनेगा 19 पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब ये भी आंसर आपका नहीं है। मैग्नीशियम इटसेल्फ 24 ग्राम होता है तो इसका हाफ हो जाएगा 12, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो राइट आंसर विल बी 16 ग्राम सल्फर। तो एमसीक्यू नंबर 5 में आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, उसमें से बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। सबसे पहला देखते हैं हम, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस इज 35.5 ग्राम। तो हमें पता है कि जो 1 मोल होता है क्लोरीन का, ठीक है, उसके अंदर 35.5 ग्राम होता है। ऐसी बात है नहीं, तो इसका मतलब ये जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। बाकी भी मजीद देख लेते हैं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। हमें पता है कि H2 गैस के अंदर अगर 1 मोल है तो इसके अंदर जो है वो 6.02 एक्सपोनेंट 10 इज इक्वल टू 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ये बात ठीक है, ठीक है। नंबर 3 ऑप्शन में आपके पास नंबर ऑफ एटम्स इन 23 ग्राम एंड 24 ग्राम मैग्नीशियम आर इक्वल। चूंकि दोनों का एटॉमिक मास जो है वो 23 और 24 होता है, इसलिए उनके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो नंबर ऑफ एटम जो है वो बराबर होंगे, ठीक है। नंबर 4 आपके पास है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी ऑक्यूपाई 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। ये बात हमें पता है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। एक क्लोरीन गैस के अंदर 1 मोल क्लोरीन गैस के अंदर 35.5 ग्राम नहीं होते, ठीक है। कितने होते हैं वो 35.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि क्लोरीन 2 है यहाँ पर, ठीक है। नंबर 2 आप देखें, नंबर 6 आप देखें तो उसमें कह रहे हैं फॉर एवोगाड्रो नंबर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एवोगाड्रो नंबर के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट होगा। इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ये बात सही है। इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू 6.02 into 10⁻23, ये बात भी ठीक है। इट्स वैल्यू चेंजेस इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए या टेम्परेचर कम किया जाए तो इसके नंबर ऑफ एटम्स पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई भी
अगर मेरे पास एलिमेंट मौजूद है या कोई भी मॉलिक्यूल कंपाउंड मौजूद है, अगर मैं उसे टेम्परेचर उसका कम करता हूँ या बढ़ाता हूँ, तो इससे हमारे नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई असर नहीं होगा। ठीक है। नंबर 4 ऑप्शन है आपके पास, इट्स वैल्यू चेंजेस इफ नंबर ऑफ मोल इंक्रीजेस। ऑब्वियसली सी बात है, अगर हम नंबर ऑफ मोल कम या ज्यादा करेंगे तो नंबर ऑफ मोल कम या ज्यादा करने से उसके नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सो द राइट आंसर विल बी डी। नंबर 7 पे आपके पास द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स आपके पास किस में होंगे। अब देखिए, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल होता है ना, आपको पता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब 1 मोल के अंदर इतना होते हैं वॉल्यूम, और 1 मोल आपको पता है किसी भी एलिमेंट या किसी भी मॉलिक्यूल का क्या होता है, मोलर मास होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है तो इसका 1 ग्राम क्या होगा, 1 मोल होगा। ऐसे ही तो इसमें कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन विच। तो मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स जो है वो किसमें होंगे, जाहिर बात है जिसकी नंबर ऑफ मोल्स यानी कि ये डेसीमीटर क्यूब इक्विवेलेंट होगा। ऐसे ही यानी कि जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उसी के क्या होंगे, डेसीमीटर क्यूब जो है वो कम होगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो है वो मिनिमम होंगे जिसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा। तो आप देखें हमारे पास ऑप्शन है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन गैस, 5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हीलियम गैस, 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस, 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन गैस। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर जो है वो आपका ए है। ठीक है, ए के अंदर ही जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो इसका मतलब उतने ही इसके पास वॉल्यूम होगा और उतने ही इसके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स इसी के अंदर होंगे 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब ही जो है वो बेसिकली 1 मोल के इक्विवेलेंट होता है। पार्ट 8 देखें आपके पास, द नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम कार्बन आर डैश। तो वो कह रहे हैं नंबर ऑफ एटम निकाले 60 ग्राम कार्बन के अंदर। आपका क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ एटम्स निकालने 60 ग्राम कार्बन दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ये मास दे दिया मुझे। ठीक है, मैं इसके जरिए क्या निकालूंगा, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद मैं नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालता हूँ, नंबर ऑफ एटम्स जो हमने फर्स्ट एमसीक्यूज किया था Na मल्टीप्लाई बाय n। तो यहाँ से पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, जब हमें मास गिवन हो तो क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास इसका आ जाएगा 12, जबकि मोलर मास जो है आपके पास गिवन है 60। तो 60 को हम डिवाइड करते हैं 12 से, तो 60 डिवाइडेड बाय 12 हमारे पास आंसर आ रहा है 5, और इस 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 से। ठीक है, एक्सपोनेंट 23। तो 5 को जब 6.02 मल्टीप्लाई करते हैं इस पावर 23 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 30.1 मल्टीप्लाई बाय 10 इस पावर 23। ठीक है, तो पार्ट 8 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 20। यहाँ पर 24 लिखा हुआ है क्योंकि वो ऐसे लिखा हुआ है ना, 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 इस पावर 24। तो यानी कि ये पॉइंट हम इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखेंगे ना, तो स्टैंडर्ड क्या है कि फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो जब मैं इसको यहाँ पर लेकर आया तो एक पावर इंक्रीज हो गई। सो द राइट आंसर विल बी बी। सही है। पार्ट 9 देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ अ गैस। ये कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इनमें से किस गैस के पास मैक्सिमम होंगे। ठीक है, तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि जिसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। कैसे, जैसे हाइड्रोजन में देखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, क्या होता है 1 AMU, यहाँ पर 1 ग्राम। ठीक है, और इसके पास नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा होता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23। ऐसे ही जबकि अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के होते हैं 12 ग्राम, तो इसके जो मोलर मास है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। इसका 1 ग्राम है, इसका 12 ग्राम है, लेकिन इसके पास जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। देखिए, इसके पास भी इतनी एटम है, इसके पास भी इतनी एटम है, लेकिन ग्राम में दोनों में क्या है, चेंजेस है। ठीक है, तो इसका मतलब जिसका मॉलिक्यूलर मास नीचे गए दिए गए ऑप्शन में जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसी के नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। तो ऑक्सीजन की अगर बात की जाए 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का क्या होता है एटॉमिक मास 16, तो 32 ग्राम। तो 32 ग्राम के अंदर ज्यादा होंगे। ठीक है, बाकी दूसरा देखते हैं, CH4 12 + 4 16 ग्राम।
16 ग्राम के अंदर ज्यादा होंगे, या थर्ड आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, तो 12 प्लस 32 44 ग्राम, 44 में ज्यादा होंगे, या फिर क्लोरीन 2 यानी कि 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2 71। किसके अंदर ज्यादा होंगे? जाहिर बात है मीथेन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होंगे, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, लास्ट जनरली एक्चुअल यील्ड इज डैश, ठीक है। एक्चुअल यील्ड जो होती है, जो हमने पढ़ा था, एक्चुअल यील्ड बेसिकली क्या होती है, उसको स्टेटमेंट आपको देना है, ग्रेटर देन थियोरेटिकल यील्ड। क्या वो थियोरेटिकल यील्ड से ग्रेटर होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा हमने पढ़ाया था कि जब भी थ्योरेटिकल यील्ड हम आंसर निकालते हैं कैलकुलेशन के जरिए, तो वो सबसे ज्यादा होता है आंसर, ठीक है, जबकि एक्चुअल यील्ड का आंसर हमेशा एक्चुअल से कम आता है, ठीक है, वो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी वाला जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था। तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। नंबर सेकंड ऑप्शन है लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है, तो लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। नीचे ऑप्शन जो देते हैं इक्वल टू द थ्योरेटिकल यील्ड गलत, समटाइम ग्रेटर एंड समटाइम लेस, तो ऐसा नहीं होता। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा हमने जितने भी पूरा चैप्टर पढ़ा है उसमें से भी कहीं से भी एमसीक्यू आ सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही एमसीक्यू आपके एग्जाम्स में आए। जो आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, तो उससे रिलेटेड कहीं से भी एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है खत्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारे न्यूमेरिकल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।